हेलो एंड वेलकम टू यूसीएन पॉडकास्ट। मैं हूं आस्था और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद है जिन्होंने वर्धा से निकलकर आईपीएल तक महाराष्ट्र का नाम रोशन किया है, विदर्भ का नाम रोशन किया है। जी हां, हम बात कर रहे हैं सौरभ दुबे की। सौरभ ने अपनी क्रिकेट की जर्नी में आईपीएल खेलते हुए इंडियन टीम के कैप्टन रहे सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा की विकेट चटकाई है। इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे कैसा रहा इनका आईपीएल का सफ़र। वेलकम टू यूसीएन पॉडकास्ट सौरभ। थैंक यू आस्था। आज हम बात करेंगे आपकी आईपीएल की जर्नी के बारे में और सबसे पहले तो मुझे बताइए कि कैसी रही आपकी जर्नी। जर्नी काफ़ी अच्छी थी, एक्सपीरियंस अच्छा था। काफ़ी टाइम बाद मैं उस फील्ड पर वापस आया तो एक ड्रीम कम ट्रू था मेरे लिए। काफ़ी टाइम बाद कमबैक किया तो एक्साइटमेंट, नर्वसनेस, प्रेशर और हैप्पीनेस, सारा मिक्स इमोशंस वहाँ पे था। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा। वर्धा से आप आते हैं सौरभ, वर्धा विदर्भ का पार्ट है ना। और आपने अपने एजुकेशन या जब आप जिस एक छोटी एज से आपने क्रिकेट के लिए सोचा था अपने लिए? जी हाँ, मैं बहुत पहले, मतलब मेरे भैया, बड़े भैया जो है गौरव दुबे, वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। क्रिकेट उनके, वो भी क्रिकेट खेलना चाहते थे, बट कुछ कंडीशन ऐसी थी घर की, एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हुए क्रिकेट सबको खेलना पॉसिबल नहीं होता है। तो उन्होंने कुछ टाइम बाद जैसे पढ़ाई को ज़्यादातर पढ़ाई को प्राधान्य देते हुए उसने पढ़ाई चूज़ की, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ली, तो उतना प्रेशर मेरे पे कम हुआ। और जिस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया है तो उतना स्ट्रगल मैं नहीं कर पाया। जब भी वो ग्राउंड पर जाते थे उनके पीछे मैं भागते भागते चले जाता था। तो बचपन से ही क्रिकेट खेलने का मुझे शौक़ था, मुझे खेलना था। और जो भी गली क्रिकेट खेलता था तो वो स्टार्ट वहीं से हुआ है। उनके पीछे जहाँ जा सकता था मैं जाता था खेलने, तो स्टार्ट ऐसे हुआ है कुछ। किस एज से शुरू किया है आपने क्रिकेट खेलना? हाँ, मैं खेलता 5-6 साल से ही था। 5 या 6 साल, जब भी भैया का स्कूल ट्यूशन होता था तो उनके दोस्तों के साथ जैसे ही उनका ट्यूशन ख़त्म होता था तो मैं बैट और स्टंप लेके ग्राउंड पे खड़े हो जाता था। और फिर जब वो लोग आते थे खेलता था तो पहले बैटिंग पहले बॉलिंग। बड़ा भाई वहाँ पे रहता था तो उसके वजह से थोड़ा बहुत मुझे उतना इम्पोर्टेंस मिल जाता था कि पहले बैटिंग कर लो, पहले बॉलिंग कर लो। और फिर वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हुई। वहाँ से ही सब मुझे ऐसा था कि जैसे जैसे बड़ा होते गया, सपना कुछ था कि हाँ, जैसे मैंने गली क्रिकेट स्टार्ट किया तो खेलते हुए जैसे ही ग्राउंड पे जाओ, घर पे आओ, घर पे आने के बाद जब रात को सोता था तो कुछ सपने आते थे कि हाँ, टेनिस बॉल से ही मैं कुछ खेल रहा हूँ, बड़ा लेवल में सबको बॉल डाल रहा हूँ। तो वो एक जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई कि 10th और 12th के बाद ही मैं शायद प्रोफेशनल क्रिकेट में आया, जब 19 साल का था। तो वो भी गाइडेंस मेरे भैया ने दिए कि टेनिस बॉल खेल के या फिर गली क्रिकेट खेल के कुछ नहीं होगा। अगर आपको ऊपर का लेवल खेलना है तो आप एक बार क्लब ज्वाइन करो, क्लब में जाके प्रैक्टिस करो। और एक टूर्नामेंट होता था वहाँ पे, ब्रदरहुड प्रीमियर लीग, जो कि अभी भास्कर प्रीमियर लीग के नाम से जाना जाता है। तो वो खेलने के लिए ट्रायल्स देनी पड़ती थी, कुछ ऑक्शन फॉर्म भरने पड़ते थे। तो वो सब किया। पहले साल मैं रिजेक्ट हुआ क्योंकि मैं क्लब में ज्वाइन नहीं था और जैसे टेनिस बॉल खेलता था तो कंटिन्यूसली फोकस टेनिस बॉल पे था। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही मैंने क्लब ज्वाइन किया, काफ़ी लोगों का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन मैं बना क्योंकि मेरी हाइट इतनी ऊंची, ऊपर से मैं लेफ्ट आर्म था। तो वो एक जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। सीनियर्स को मैं पसंद आया। गजदर लीग करके कोई सी डिवीज़न का एक टूर्नामेंट होता है, अभी भी होता है, पहले तब भी होता था। तो तब सी डिवीज़न में पहले बार खेला। तो वहाँ पे अंपायर्स जो होते हैं हमारे सीनियर जो कैप्टन है सुमित मिश्रा, उसके बाद उनके साथ पंकज सक्करवार, जो पंकज ठाकुर, वो वाइस कैप्टन थे। तो उन दोनों ने ही मेरा ये जब बॉलिंग परफॉर्मेंस देखे, बॉलिंग देखने के बाद उन्होंने डिसाइड किया एक वीडियो बनाते हैं। जो हमारे वर्धा में कोच है, मेरे जो कोच है रवि लुंगे, उनको बताना था। उनको दिखाए उन्होंने मेरे वीडियोस। तो वो वीडियोस देखने के बाद वो काफ़ी प्रभावित हुए कि हाइट अच्छी है, लेफ्ट आर्म है, तो हम आगे बात करते हैं। तो उन्होंने वो वीडियो आगे प्रशांत वैद्य, जो कि तब वाइस प्रेसिडेंट थे विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के, वो अभी CADC चेयरमैन है, मिस्टर प्रशांत वैद्य। तो उन्होंने वो वीडियो भेजे, उनको भी अच्छा लगा। तो कुछ टाइम बाद मैं नागपुर आया 16 के लड़कों को लेकर।
कि वहाँ पे ऐसा था कि मुझे भेज वहाँ से यहाँ पे भेज दिया गया कि आप जाइए प्रैक्टिस करिए, अगर कोई आता है कुछ होता है तो हम बताते हैं। तो कुछ टाइम बाद जैसे ही मैचेस ख़त्म होने वाले थे तो सिलेक्टर आए, उन्होंने देखा तो दूसरे दिन जो सुब्रतो बैनर्जी है वो तब यहाँ के बॉलिंग कोच थे विदर्भा के, 2017 की ये बात है, विदर्भा के बॉलिंग कोच थे। और मैं जस्ट मुझे आइडिया नहीं था, बस मुझे इतना बताया गया था कि आप सुबह आप बस शाम को अच्छी बॉलिंग करिएगा, कोई तो आपको देखने आने वाला है। तो मुझे कुछ आइडिया नहीं था कौन आने वाला है क्या है, मैं जो था वही नॉर्मल ही, मेरे पास तब शूज़ भी नहीं था, स्पाइक्स जो बोलते क्रिकेटिंग स्पाइक्स वो भी नहीं थे, जॉगर्स पे मैं जो भी था जो पहन के था उसी में बॉल डाला था। तो मैंने जस्ट एक बॉल डाला, तब वो सुब्रतो बैनर्जी सर उन्होंने देखे और उन्होंने वो एक बॉल के बाद ही मुझे मतलब जहाँ पे मैं प्रैक्टिस कर रहा था SBCA क्रिकेट एकेडमी है प्रताप नगर में, तो वहाँ पे जो सर है गुंडू भाव जोशी, उन्होंने उनको बताया कि इसको कल से रणजी ट्रॉफी कैंप के लिए भेज दीजिए आप। तो जिस तरह से एक मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे ये जो जितने भी लोग मेरे क्या बोलते मुझे जिन्होंने देखे, जिन्होंने सपोर्ट किया, जो भी कोचेस थे मेरे, तो वहाँ से उनके सपोर्ट से ही, मेरे भैया के सपोर्ट से ही ये जर्नी एक स्टार्ट हुई। तो वहाँ से स्टार्ट हो गया, वर्धा से नागपुर तक आई और नागपुर से अभी IPL तक। जैसा अभी आपने बताया कि आपको एक सपना आता था, तो इसी को बोलते हैं ड्रीम कम्स ट्रू। तो आपका जो सपना है वो IPL के ग्राउंड पर पूरा हुआ और आगे भी हम चाहेंगे कि आप बहुत आगे बढ़े। IPL की आपकी जर्नी की बात करें तो सनराइज़ हैदराबाद से आपने इसके पहले भी एक बार मैच खेले हैं और आपकी जर्नी पे एक लंबा पॉज लगा है, उसके बाद वापस कमबैक बोलेंगे, बूस्ट बोलेंगे आपका नाइट राइडर्स के साथ में, ये कैसे हुआ अचानक? सर मैं इससे पहले जब 2020-21 में मुंबई इंडियंस के लिए एज अ नेट बॉलर मैं गया था, जो IPL हुआ था एक 2020 का कोविड टाइम में जो IPL हुआ था, तो वहाँ पे मैं मुंबई इंडियंस के साथ एज अ नेट बॉलर था। 2021 में भी मैं एज अ नेट बॉलर मैं मुंबई इंडियंस के लिए गया था, तब मैं इंजर्ड हुआ। वो इंजरी मेरी थोड़ा लंबी चली, जिस तरह से मैं 4-5 महीने 6 महीने का जो पीरियड होता था इंजरी का रिकवर होने के लिए, वो पूरा मतलब 2021 में ऐसा ही हुआ है कि इंजरी हुई, इंजरी के बाद 3 महीना मैं प्रॉपर अपना रिहाब कर रहा हूँ, कुछ मुझे आइडिया नहीं है। मैंने बस ऑक्शन फॉर्म में नहीं भरने वाला था, 2022 का मेगा ऑक्शन था, वो सारी चीज़ें 2022 में मुझे SRH ने मतलब सनराइजर्स हैदराबाद ने पिक किया। तो मैं सरप्राइज़ भी था, शॉक भी था, खुश भी था कि हो तो गया है, कुछ अच्छा हुआ है, भले ही मैं बहुत टाइम से एक देखा जाए तो पहला आपका चांस था, क्योंकि इंटरनेशनल नेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का, तो जो जर्नी है आपकी एकदम यू टर्न के साथ टर्न हुई। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा पहली बार खेलने का? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था, मतलब सारे ही वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स और सारे ही वर्ल्ड क्लास कोचेस वहाँ पे थे, उनका एक्सपीरियंस, वो किस तरह से सोचते हैं, और वर्ल्ड क्लास बॉलर भी तब थे, भुवनेश्वर कुमार सनराइजर्स हैदराबाद का पार्ट थे। तो तब ऐसा था कि वो उनसे जो एक्सपीरियंस ले सकता हूँ, उनसे जो सीख सकता हूँ, कि जितना सीखना हो सकता है उनसे मैं सीखने का ट्राई किया, जितना मुझे हुआ। फिर बीच में जब मैं रूल्ड आउट हुआ इंजरी के चलते, मेरा इंजरी थोड़ा बढ़ गया था, तो रूल्ड आउट हुआ, तो वो एक सैड मोमेंट था मेरे लिए, क्योंकि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, बिना खेले मैं वापस बिना खेले मैं वापस जा रहा हूँ, तो वो एक मेरे लिए एक थोड़ा सैड मोमेंट तो था। बट मैंने वो नहीं सोचा कि यार यहाँ से क्या किया जाए, निगेटिव माइंडसेट नहीं था, मैं बोला पॉजिटिव है, आने वाले जब भी सीज़न है, जो भी डोमेस्टिक सीज़न हो, तब तक मुझे फिट होकर परफॉर्म करना है। तो वो उसके चलते मैं जितना रिहाब पीरियड में मैंने खुद को रिकवर करना चाहा, कर लिया। और फिर जब डोमेस्टिक सीज़न आया तो मैं थोड़ा पॉजिटिव था। तो ये बताइए सौरभ कि जब आप KKR में सेलेक्ट हुए, इस बार जब आपको KKR ऑक्शन में आपका सिलेक्शन हुआ, क्या फीलिंग थी वो? मैम ऑक्शन में तो सिलेक्ट नहीं हुआ मैं, ऑक्शन में मेरा नाम था, ऑक्शन फॉर्म मैंने भरा था। पिछले 3 साल से मैं कोई क्रिकेट नहीं खेला, मैं कहीं पे मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ नहीं हो पा रहा था, मतलब
मैं ऐसा सोच रहा था कि यार कुछ तो होगा जो बड़ा होगा। चीजें बैक जा रही थी और उसके बाद आप यहाँ पर हाँ, जैसे मैं सबको देख रहा था, जो भी मेरे साथ में जिनके साथ खेला वो सब अच्छा कर रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका क्या स्किल है, मेरा क्या स्किल सेट है। तो वो सारी चीज़ों को देखकर मैं खुद को थोड़ा सोचने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ, मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ। तो मैंने वो चीज़ें सोची और मैं बस पॉजिटिव लेकर चला कि यार मुझे मेहनत करनी है, मैं जितनी मेहनत करते रहूँगा मुझे अच्छा रहेगा, जितने मैचेस खेलेंगे मैं खेलते रहूँगा। तो कुछ DY पाटिल टूर्नामेंट आया, DY पाटिल टूर्नामेंट में मैंने अच्छा किया। उसके बाद KKR ने मुझे एज अ नेट बॉलर बुलाया, जहाँ पे मैं एक्चुअली मैं इंटरेस्टेड था, मुझे जाना था, क्योंकि मुझे इस बार एक अपॉर्चुनिटी कहीं करके दिखाना था खुद के लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम से क्रिकेट नहीं खेला था, कि बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो वो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैं गया, और जब उन्होंने मुझे प्रैक्टिस में देखा, और जब उन्होंने मैनेजमेंट ने, एक सपोर्ट स्टाफ और सब ने, सारे मैनेजमेंट ने, सपोर्ट स्टाफ ने और कैप्टन ने जब वो डिसीजन लिया, अनाउंस किया, तो वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ही एक्साइटिंग वाला, बोल सकते हैं आप, बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाला मेरे लिए मोमेंट था। क्योंकि कहते हैं ना कि जब आपको कुछ मिलता है तो कभी कभी बहुत देर हो जाती है उस चीज़ को, लेकिन मैं ये नहीं सोचता था कि बहुत देर हो गई है। मैं बोलता था जो मिल रहा है टाइम पे, मुझे जो मिलना चाहिए था वो मिल रहा है। तो वो चीज़ को लेकर मेरे सारे मिक्स इमोशंस थे। मैं खुश भी था, नर्वस भी था, एक्साइटेड भी था, और इमोशनल भी था कि मैं यहाँ पे क्या करूँ। तो मैं एक चीज़ सोचा कि मैं न्यूट्रल रहूँगा, मुझे और कुछ नहीं करना है, मुझे बस अपने प्रैक्टिस पे और प्रोसेस पे ध्यान देना है। और जैसे जैसे मैं सबसे जेल अप हुआ, तो सब ने मुझे वही कॉन्फिडेंस दिए कि जस्ट नॉर्मल रहो और अपने प्रोसेस पे ध्यान दो। KKR के मैनेजमेंट से आपकी बातचीत हुई होंगी, तो ऑफ कोर्स KKR टीम में, मतलब टीम के ओनर है SRK है, जूही चावला है। SRK से मिले आप? जी हाँ, शाहरुख सर से हम मिले। हमारा पहला मैच मुंबई में था, तो वो उतना उनका टाइम निकाल कर हमसे मिलने आए थे। हमारा एक टीम डिनर था, तो सबसे पहली बार वो मिल रहे थे, जितने भी नए स्क्वाड मेंबर्स थे और सारे। तो सबसे जब मिले तो काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। एक पॉजिटिव एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी आई है, और काफ़ी हम्बल है वो, काफ़ी ग्राउंडेड है, और काफ़ी मजाकिया भी है। तो सब जैसे हम सब आप उनको देखते हैं टीवी पर, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग नेक्स्ट लेवल है। और जब वो एज अ ओनर मिलते हैं आप लोगों से, तो और अपने फैन से जब वो मिलते हैं, तो ऐसा कुछ डिफरेंस लगा, या उनका नेचर वैसा ही? नहीं, उनका नेचर वैसा ही है मैम, जैसे उनका होता है, जैसे वो है, जैसे हम उनको टीवी पर देखते हैं, जैसे सबके साथ देखते हैं, वैसे उनका नेचर है। फनी है, हम्बल है, और सबसे आके मिले हैं वो, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलकर। ये बताइए कि आपने अपनी जर्नी में बड़े बड़े दिग्गजों की विकेट चटकाई है, तो वो फीलिंग कैसी थी? रोहित शर्मा की आपने विकेट चटकाई है, सूर्य कुमार यादव दोनों कैप्टन रह चुके हैं, इसके साथ ही विराट कोहली के अगेंस्ट बॉलिंग की है आपने। तो कैसी फीलिंग रही है कि ये इतने लेजेंडरी अपने इंडिया टीम के प्लेयर्स हैं, इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना और इनकी विकेट लेना? एज अ बॉलर सोचा जाए तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको बॉल डालना, जिस तरह से वो उनको हमने देखे हैं टीवी पर, जिस तरह से वो क्रिकेट खेलते हैं, तो वही। बट एक चीज़ और है कि जिस तरह से हम लोग जब मुझे पता चला कि चलो हमारा मैच है, तो सपोर्ट स्टाफ, मतलब कोचेस, कैप्टन, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ बोली कि आपको सिर्फ अपनी बॉलिंग करनी है जो आप प्रैक्टिस में करते हैं, आगे आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा बैट्समैन खेल रहा है, सामने हम जो प्रैक्टिस किए है वही प्लान हमें एग्जीक्यूट करना है। तो उन्होंने उतना कहा था, और वो एक अलग मोमेंट था मेरे लिए कि मैंने उनकी विकेट ली। काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एक्साइटमेंट था, और बहुत सारी चीज़ें जब आती है दिमाग में, बट वो उसको कहा कैसे कंट्रोल करना है, वो मैंने, मतलब मैच से पहले मुझे जब नर्वसनेस थी, तो मैंने जाके हमारे कोच, हेड कोच जो थे अभिषेक नायर सर, उनसे मैंने बात की थी। तो उन्होंने मुझे समझाया कि आप ऐसा करो, आप ज़्यादा सोचो नहीं, जो भी चीज़ है आपको बस वो प्रोसेस पे ध्यान देना है। उसके बाद फिर जब मीटिंग होती है या फिर हडल बनता है, तो उसमें भी मुझे सारे कोचेस, सारे सीनियर प्लेयर्स जो भी है, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ बोले कि आप बस प्रोसेस पे ध्यान दो, आपने जो प्रैक्टिस में किया है आपको आकर वही करना है।
तो बस मैंने वही किया और भगवान। मिक्स्ड फीलिंग नहीं रही कि ये प्लेयर हैं, हम देखते आए हैं टीवी पे, इंडिया के लिए बड़े बड़े रिकॉर्ड्स बनाए इन्होंने, इनके अगेंस्ट बॉलिंग करना है या इनकी विकेट लेना है, आपने क्लीन बोल्ड किया है सूर्य कुमार यादव को? जी हाँ, वो तो बोल अच्छा वो एक मिक्स फीलिंग थी, एक्साइटमेंट भी था, बट जब फील्ड पर जाते हैं तो हम आगे अगर ऐसा है कि उन्होंने जिस तरह से मैंने बताया कि मुझे कैप्टन ने, कोचेस ने बताए थे कि आपको सिर्फ आके अपने प्रोसेस पे ध्यान देना है, आगे कौन बैट्समैन है या जो भी है, जिस तरह से जो भी बैट्समैन आ रहा है या कोई भी है, आपको उनको नहीं देखते हुए आपको सिर्फ अपने बॉलिंग पे ध्यान देना। आपके फेवरेट बैट्समैन कौन है सौरभ? मेरे फेवरेट बैट्समैन तो सभी है, ऐसा बोल सकते हैं। रोहित भाई है, सूर्या भाई है, उनको भी भाई है तभी विकेट ले ली उनकी। मेरा एक्चुअली फेवरेट बैट्समैन सारे ही है, जिनको मैंने बचपन से अब तक देखा है, जिस तरह से जैसे जैसे ग्रोन अप हुआ हो वैसे वैसे उन्होंने जिनको मैंने देखा हो। MS धोनी मेरे फेवरेट है, तो वो भी एक बड़ी विकेट लेके तो आप चर्चा में रहे हैं, उसके साथ एक और चर्चा के लिए आप मतलब एक और आपकी ऐसी पर्सनालिटी है जो हमेशा चर्चा में रहती है, आपकी हाइट। तो इसके फ़ायदे हैं क्रिकेट में? जी हाँ, हाइट के फ़ायदे तो है मैम। एज अ बॉलर अगर सोचा जाए तो एज अ बॉलर बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है बाउंस के लिए। जैसे नॉर्मल जो 6 फीट या 5'10", 5'9" वाले हाइट के बॉलर्स भी है, तो उनको जो एडवांटेज नहीं होता है वो हमें होता है। हमारा थोड़ा बॉल बाउंस होता है कि नॉर्मल लेंथ से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट जाता है कभी कभी बैट्समैन को खेलने में, तो वो एक एडवांटेज है। आपकी हाइट का कंपैरिजन इंटरनेशनल प्लेयर्स से चल रहा है तो कैसा लगता है जब आपकी बात इंटरनेशनल प्लेयर्स से मतलब आपको तोला जाता है उनके साथ? अच्छा लगता है, एक्साइटेड होता है, उसके बाद थोड़ा बहुत ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही तारीफ़ें हो रही है, पर वो एक कंपैरिजन करते हैं तो काफ़ी अच्छा भी लगता है। और आपको लगता है IPL जो आप खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी एज अ विदर्भ प्लेयर आपकी ज़िंदगी में एक अलग महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है या आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज इससे आया है? जी, एक्चुअली मैं ये मानता हूँ, क्योंकि कोई भी हो, मैं हूँ या फिर कोई और क्रिकेटर है जो इंजरी से जूझ रहा है या फिर बाकी चीज़ों से जूझ रहा है, जिसको कुछ मिल नहीं रहा है खेलने के लिए, और एकदम से एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पे ग्लोबल लेवल पे सबको आप दिख रहे हो, तो वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट हो सकता है हर किसी के लिए, सिर्फ मेरे लिए नहीं तो हर किसी के लिए, और बहुत सारी चीज़ें चेंज कर देगा ये आगे चल के। आपके कैप्टन अजिंक्य रहाणे, उन्होंने आप पे भरोसा तो जताया और आप कहीं ना कहीं आपने भी बड़ी बड़ी विकेट लिए हैं, तो कैसा था उनका गाइडेंस आपके लिए? काफ़ी अच्छे कैप्टन है, कूल है, प्रेशर में काम रहते हैं, किस तरह कैसा डिसीजन लेना है उनको को बहुत अच्छी तरह से आता है। सो ऑन फील्ड जितना था वो एक फ्रीडम देते थे कि आपको ये प्लान दिया है, आप ये प्लान पे करो, अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने प्लान से भी ये आप बॉलिंग कर सकते हो। तो उनका गाइडेंस और उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आया मुझे उस वक्त, क्योंकि मेरा पहला सीज़न था और मैं पहली बार मतलब डेब्यू मेरा IPL हुआ, तो उनका गाइडेंस काफ़ी इम्पोर्टेंट था। सौरभ, न्यू कमर वाली कभी फीलिंग आई आपको कि मैं न्यू कमर हूँ और मेरे साथ नेशनल प्लेयर्स है, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, तो कुछ ऐसा फील हुआ कभी आपको कि मैं नया हूँ तो मैं चीज़ें नहीं कर सकता, या कहीं एक नर्वसनेस फील हुई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। जब भी मैं प्रैक्टिस में जाता था तो सारे कोचेस वहीं पे होते थे, सारे प्लेयर्स वहीं पे होते थे, तो जो प्रैक्टिस में और जो चीज़ थी, कभी अगर नर्वस फील हुआ तो मैं कोचेस से जाके बात करता था कि ये चीज़ हो रही है, क्या करना चाहिए, तो वो गाइडेंस देते थे। स्पेशली जब टीम सऊदी और ड्वेन ब्रावो जो है वो लोग वहाँ पे है, बॉलर स्पेसिफिक अगर मुझे कुछ लगता है तो मैं उनके पास जाता था, और अगर कभी ज़्यादा ही नर्वसनेस या प्रेशर होता था तो हमारे हेड कोच थे, नायर सर थे, उसके बाद शेन वॉटसन थे, तो इन सब के पास मैं जब भी ऐसा लगता था कि कुछ थोड़ा प्रेशराइज फील कर रहा हूँ या नर्वस फील कर रहा हूँ तो इनसे जाके बात करता।
तो इनसे कुछ ऐसा जो सीखने को मिला, जिस तरीके से ये अपनी इंटरनेशनल मैचेस में खेलते हैं, तो इनसे कुछ अलग सीखने के लिए मिला आपको जो आप नॉर्मल नहीं सीख पाए, और इनसे कुछ अलग गाइडेंस, ऐसे मैच की कुछ रणनीतियाँ? हाँ, ऐसा तो था, क्योंकि मैं जब भी नर्वस होता था, प्रेशराइज या फिर कुछ फील करता था, तो इनसे जाके पूछता था कि इसको कैसे ओवरकम करते हैं। तो उन्होंने सीधा और सिंपल जवाब दिए कि बोले ये सबको होगा, ये सब प्लेयर के लिए होगा। एज पर मैं, जैसे इनके पास ही नहीं तो मैं वरुण चक्रवर्ती, वो भी, उनके पास भी जब मेरा डेब्यू हो रहा था तो मैं उनसे बात कर रहा था, तो वो भी बोल रहे थे कि नर्वसनेस मुझे भी होता है, और सेम चीज़ होती है, सबको होती है, बस आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, ट्रस्ट करना है खुद के एबिलिटी पे, स्किल्स पे। तो सेम चीज़ उन्होंने भी, सारे जो जिनके पास मैं कोचेस के पास जाता था बात करने कि हाँ ये चीज़ हो रही है तो मैं क्या करूँ, तो वो बोलते थे कि आप ज़्यादा सोचते हो, वो सोचना छोड़कर, एज इन वो नेचुरल है, पर आपको सोचना नहीं है, आपको सिर्फ जो ग्राउंड पे हो रहा है, आपका जो रूटीन है, आप वो फॉलो करिए, आप ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाए। टू कीप इट सिंपल एंड गो ऑन। और रिंकू सिंह के बारे में बताइए, रिंकू सिंह कैसे हैं? बहुत ही अच्छे इंसान है, फनी इंसान है, उनके साथ बहुत मज़ा आता है। ग्राउंडेड छवि है उनकी बहुत ज़्यादा, तो ग्राउंडेड वैसे ही है। जी हाँ, बहुत ग्राउंडेड है और बहुत फनी इंसान है। मतलब केकेआर, पूरे केकेआर में अगर कोई एक फनी इंसान है तो वो रिंकू सिंह है। और ये बताइए कि ड्रेसिंग रूम के बारे में, इंडियन टीम या आईपीएल की जो ड्रेसिंग रूम है, ये हमेशा चर्चा का विषय रहता है। यहाँ के फन वीडियोस बोलेंगे सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कैसा माहौल रहता है ड्रेसिंग रूम का? ड्रेसिंग रूम का माहौल हमेशा अच्छा होता है। जिस तरह से एक क्रिकेट एज अ टीम गेम है, तो बोल सकते हैं कि अगर हारते हैं तो सब साथ में हार रहे हैं, जीत रहे हैं तो सब साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो भी चीज़ें हो रही है, हार गए तो एक एक्सपीरियंस है हमारे लिए कि हाँ चलो, एक एज अ टीम भी हम हार गए, बट हमें कुछ एक्सपीरियंस मिला है, कुछ गलतियाँ हमें दिखी है, वो हमें अगले मैच में नहीं करनी है, सुधारनी है, तो वही है। और अगर जीतते हैं तो वही सेम चीज़, पॉजिटिव एनर्जी लेकर हम जाते हैं। तो हारने के बाद भी पॉजिटिव एनर्जी है, जीतने के बाद भी पॉजिटिव एनर्जी है। ड्रेसिंग रूम से मजाक मस्ती तो चर्चा में रहती ही है, तो वह होती थी मजाक मस्ती? जी हाँ, बहुत होती थी। और न्यू कमर्स को कैसा ट्रीट किया जाता है? थोड़ी मजाक मस्ती होती है, उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि मतलब मज़ा आता है उनके साथ। न्यू कमर्स ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि मैं न्यू कमर हूँ या कोई न्यू कमर है, तो बहुत ही मजाक मस्ती सबके साथ चलती थी। सौरभ बताइए, डांट पड़ती है ड्रेसिंग रूम में? पड़ती है कभी कभी, अगर आप डिसिप्लिन में नहीं रहे तो। डिसिप्लिन या मैच हारने के बाद का माहौल कैसा रहता है? नहीं, मैच हारने के बाद मैम माहौल पॉजिटिव होता है, ऐसा कोई एकदम खराब माहौल कभी नहीं हुआ है, क्योंकि जैसा कहा कि एक एक्सपीरियंस होता है। अगर हम वहाँ पे कुछ गलती की है फील्ड पे, तो वो गलती अगले मैच में सुधारने के लिए हम मतलब गलती कर्टेल करते हैं। इसे ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट बोलते हैं, और गोज ऑन, उसी के साथ चलती है चीज़ें। ये बताइए आप सौरभ कि जो आपका एक्सपीरियंस आईपीएल में रहा, तो उसके लिए आपकी फैमिली और इन सब के भी एक अलग फीलिंग आई होंगी। आपकी फैमिली वाले, आपके ब्रदर जिन्होंने शायद आपके लिए स्ट्रगल किया और खुद चीज़ें छोड़ी हैं, तो इनका क्या रोल रहा है? हाँ, फैमिली का बहुत रोल रहा है। जिस तरह से जब भी अप्स एंड डाउन्स होते हैं लाइफ में, तो बहुत से लोग छोड़ के चले जाते हैं या फिर कुछ चीज़ें होती है, बट जो फॉरएवर होते हैं वो लोग हमारे फैमिली वाले ही होते हैं। तो मेरे पेरेंट्स, मेरे भैया, तो उन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया है कि कभी कुछ हो भी गया तो उनका ऐसा नहीं था कि हाँ क्यों नहीं हो रहा है, छोड़ दे ये सब चीज़। वो कभी उन्होंने कहा नहीं, बोले करते रहे, मेहनत करते रहे, और मेहनत करनी पड़ेगी। जब मुझे ये मुकाम मिला तो वो काफ़ी खुश थे। आप बताइए कि सबसे ज़्यादा आपकी किस इंटरनेशनल क्रिकेट से इंटरेक्शन रही वहाँ पर? किस इंटरनेशनल क्रिकेट से आपको सबसे ज़्यादा गाइडेंस का मौका मिला? जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स थे, सबसे मेरा मतलब इंटरेक्शन अच्छा हुआ। मैं कभी कुछ डाउट होता था तो किसी से भी जाकर ऐसे बात कर सकता था, इतना फ्री थे वो, और बहुत मतलब हेल्पफुल गाइडेंस वो देते थे कि कुछ चीज़ें हो रही है, कुछ नहीं हो रही है। तो जब कुछ नहीं हो रहा है तो वो चीज़, जब कुछ हो रहा है तो वो बोलते थे कि वो मोमेंटम याद रख कि आपने जो वहाँ पे किया
वही सेम चीज़ को आप याद रखो, लिख कर रखो और बस उसको याद करके आगे बढ़ो। तो आपका कोई फेवरेट प्लेयर इंटरनेशनली केकेआर टीम में? केकेआर टीम में या किसी भी टीम में आपका कोई फेवरेट प्लेयर रहा हो? मेरे ओवरऑल तो केकेआर टीम में तो सारे फेवरेट हैं। कोई आइडल? जैसे आइडल तो मैं एज अ बॉलर सोचा जाए तो मेरे आइडल ज़हीर खान है और एज अ मिचेल जॉनसन भी है। तो और अगर जिनको मैंने बचपन से देखा है या फिर बोल सकते हैं जो जिनका डेब्यू होने के बाद मैंने जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आए तो MS धोनी। तो आप अपने आइडल से मिले हैं? नहीं, मैं दोनों बार मुझे चांस नहीं मिला उनसे मिलने का। और मिचेल जॉनसन से मैं जब क्रिकेट खेला तब तक वो उनका रिटायरमेंट का एज हो गया था, तो वो रिटायर्ड हो चुके थे 2022-23 में, कुछ उससे पहले शायद। MS धोनी से मिले हैं आप? नहीं, MS धोनी से तो नहीं मिल पाया। ज़हीर खान से मैं मिला हूँ जब वो MI के डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट थे, तब मैं उनसे मिला हूँ। उनसे अच्छा एक्सपीरियंस और गाइडेंस मिला है। MS धोनी से मुझे इस साल भी चांस था बट अनफॉर्चुनेटली वो मैचेस के लिए नहीं आ पाए, तो नहीं मिल पाए। ये बताइए, विराट कोहली कैसे हैं ऑफ द फील्ड? ऑफ द फील्ड ऑन द फील्ड तो उनको सब देखते ही है, ऑन द फील्ड सब जानते ही है, ऑफ द फील्ड कैसे हैं? ऑफ द फील्ड हमारा भी इतना इंटरेक्शन नहीं हुआ है बट बहुत कूल और हम्बल इंसान है वो भी। कूल तो थोड़े कम माने जाते हैं लेकिन ऑन द फील्ड वो उतना तो सभी लोग का होता है बट ऑफ द फील्ड वो बहुत अच्छे इंसान है। उनसे मेरा जितना इंटरेक्शन हुआ है, मैं ऑटोग्राफ लेने गया था तो उस वक्त उन्होंने हाइट की तारीफ की थोड़ी, तो बोले यार बहुत ही ऊंचा है आप तो वो एक अच्छा मोमेंट था मेरे लिए और काफ़ी अच्छे इंसान है वो। ये बताइए कि आपने एक सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जसप्रीत बुमराह आपको बॉलिंग की टिप्स दे रहे हैं, तो क्या थी वो मोमेंट और क्या चल रहा था वहाँ पर? मैच के बाद एक्चुअली बात करते हैं तो थोड़ा मैं और मेरा जो दोस्त है कार्तिक त्यागी, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हमें उनसे जाके बात करनी है। तो वो बात कर रहे थे हम बॉलिंग को लेकर, बाकी चीज़ों को लेकर कि कौन से विकेट पर किस तरह से बॉल डालनी है या फिर आप क्या सोचते हो जब बॉल डालते हो। तो उस तरह से उनसे वो इंटरेक्शन हुआ और काफ़ी हेल्पफुल इंटरेक्शन था उनके साथ, क्योंकि वो हर बार यंगस्टर्स को काफ़ी हेल्प करते हैं कि आप को क्या करना चाहिए, कौन से सिचुएशन में क्या करना चाहिए। ये बताइए कि जब आप बॉलिंग करते हैं, लेफ्ट हैंड बॉलर हैं आप, तो आप एक अपने मन में खुद की स्किल्स को लेकर कुछ रणनीति बनाकर चलते हैं कि इस बैट्समैन के अगेंस्ट मुझे ऐसी बॉलिंग करना है, या कोई फास्ट बैट्समैन है, कोई स्विंगर है, तो किस तरीके से? रणनीति तो हर बैट्समैन के खिलाफ होती है। जिस तरह से मतलब जब कोई बैट्समैन है, कोई अटैकिंग बैट्समैन है या फिर कोई डिफेंसिव बैट्समैन है, तो T20 में मोस्ट प्रोबेबली ज़्यादातर अटैक ही होता है, तो उनके खिलाफ कुछ रणनीति करते हैं कि उनको कौन सी तरह की बॉल ज़्यादातर हम डाल सकते हैं, किस तरह की हम लोग उनको बॉलिंग कर सकते हैं और किस तरह से फील्ड हम सेट कर सकते हैं। तो वो एक होता है। फिर डेथ ओवर्स में आते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली सारे ही हिटर्स डेथ ओवर्स में आते हैं, तो उनके खिलाफ हम क्या स्पेसिफिक प्लान कर सकते हैं। तो वो सारी रणनीति उनके खिलाफ बनती है और उस तरह से हम उस अकॉर्डिंग टू प्लान हम एग्जीक्यूट करते हैं। लेफ्ट हैंड बॉलर्स के बारे में एक चर्चा होती है, कई बार मैंने सुना है कि लेफ्ट आर्म जो बॉलर रहते हैं इनका एक अलग बेनिफिट है, तो ऐसा कुछ होता है या ये एक सिर्फ बातें हैं? नहीं, ये होता है मैम। लेफ्ट आर्म बॉलर का एक्चुअली बेनिफिट होता है क्योंकि एंगल के साथ जब बाहर बॉल जाती है तो वो बैट्समैन को थोड़ा तकलीफ देती है, या फिर कभी एक आधी बॉल मतलब कोई बॉल्स जो होती है स्विंग होके अंदर आती है, तो वो भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देती है बॉलर को, तो वो बैट्समैन को। तो एक्चुअली लेफ्ट आर्म का जो एंगल है वो ज़्यादातर डिफ़िकल्ट होता है, तो ये सच बात है। अब अभी करंटली भी आप विदर्भ के लिए खेल रहे हैं, तो ये किस तरीके के मैचेस है और इसके लिए मतलब अब आप IPL से आए, विदर्भ के लिए खेल रहे हैं, लगातार मैचेस चल रहे हैं, तो कैसा शेड्यूल है आपका और ये मैचेस के लिए क्या रणनीतियाँ हैं?
हाँ, ये मैचेस तो जैसे विदर्भ प्रीमियर लीग हो रहा है, ये सीजन 2 है, लास्ट ईयर सीजन 1 हुआ था, तो मैं ऑरेंज टाइगर्स से खेल रहा हूँ। लास्ट ईयर भी मैं ऑरेंज टाइगर्स से खेला और इस साल भी अभी ऑरेंज टाइगर्स से खेल रहा हूँ। तो ये भी मैचेस एक ऑनलाइन जो होता है स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पे स्ट्रीम हो रहे हैं, OTT पे, हॉटस्टार पे और सोनी लिव पे। और वहाँ से खेल के आने के बाद एक वहाँ का जो स्किल सेट है, वहाँ का जो माइंड सेट है, वही यहाँ कैरी ऑन करना है, ये मैंने सोचा है। तो जो भी वहाँ सीख के आया वो यहाँ पे अप्लाई करूँ और यहाँ पे अच्छा करूँ, तो यही एक मेरा माइंड सेट है और यही रणनीति है। सौरभ, अब आपसे एक छोटा सा हम लेंगे रैपिड फायर राउंड, जिसमें हम आपके बारे में, आपके फेवरेट प्लेयर्स और आपकी यही स्किल्स के बारे में बातचीत करेंगे। सौरभ, बताइए आपकी फेवरेट टीम KKR को छोड़कर कौन सी है? IPL टीम। चेन्नई सुपर किंग्स। पसंदीदा तेज गेंदबाज? पसंदीदा तेज गेंदबाज करंट में या फिर ऑल टाइम? ऑल टाइम। मिचेल जॉनसन। आप करंट में बता दीजिए। करंट में जसप्रीत बुमराह। पसंदीदा कप्तान? पसंदीदा कप्तान टीम इंडिया। ऐसे एक तो नहीं है, सबके नाम ले लूं? नाम एक ही लीजिए अभी। MS धोनी। MS धोनी। और ये बताइए, IPL के इतने कैप्टन्स रहे हैं, कौन सा पसंदीदा है? दो है, दो के नाम ले सकता हूँ, रोहित शर्मा और MS धोनी। और सबसे मुश्किल बल्लेबाज? सूर्य कुमार यादव। स्विंग या पेस? स्विंग। रेड बॉल या वाइट बॉल? दोनों। KKR ड्रेसिंग रूम का सबसे मजेदार खिलाड़ी? ग्लेन फिलिप्स, एज इन उसको मैं ग्लेन फिलिप्स बोलता हूँ, सॉरी, टीम साइफर्ट। और आने वाले 5 सालों में खुद को कहाँ देख रहे हैं? तो 5 साल बाद ही पता चलेगा मैम। कहीं ब्लू टी-शर्ट में तो नहीं देख रहे हैं? सपना तो वही है। विराट कोहली या MS धोनी? MS। रोहित शर्मा, विराट कोहली? डिफिकल्ट है, रोहित शर्मा। जहीर खान, जसप्रीत बुमराह? सारे हो आप। अगर पुराने टाइम में बोला जाए तो जहीर खान 2011-12 तक, और अगर अभी बोला जाए तो जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह, सौरभ दुबे। ओके। तो ये क्विक सा रैपिड फायर राउंड हमने अभी फिनिश किया है। अब सौरभ, आप ये बताइए कि अभी विदर्भ में करंटली बहुत से बच्चे खेल रहे हैं, बहुत नए नए बच्चे जो है वो सिलेक्ट हुए हैं, है ना? IPL तक अब जैसे आप जाकर आए हैं, कई लोगों का ये ड्रीम होगा, कई लोगों को टीम इंडिया खेलना होगा। एक गाइडेंस हमारे लोगों को शायद नहीं मिल पाता है, कई बार गाइडेंस के चलते भी पीछे रह जाते हैं। प्लेयर अच्छा है, बैट्समैन अच्छा है, बॉलिंग अच्छी है, सब कुछ बेस्ट है, लेकिन वहाँ उस प्लेटफॉर्म तक कैसे पहुँचे, इस बारे में थोड़ी सी आप बात बता सकेंगे? अभी जिस तरह से अभी लीग स्टार्ट हुई है, तो लीग्स, ये जो विदर्भ प्रीमियर लीग हो रहा है, तो ये काफ़ी यंगस्टर्स के लिए और काफ़ी लोगों के लिए बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिस वहाँ उस लेवल तक पहुँचने के लिए आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है, तो यहाँ पे मेहनत करना ज़रूरी है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्ट होने के लिए भी आपको मेहनत करनी है। जो भी मैचेस होते हैं, जो भी लोकल मैचेस होते हैं, क्लब मैचेस होते हैं यहाँ पे नागपुर में, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मैचेस भी होते हैं, तो वो सारे मैचेस में आपको ऐसा परफॉर्म करना है, थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म करना है, जिससे आप सिलेक्टर्स के, कोचेस के नज़र में आए। तो उस तरह से आपको एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस देकर या फिर थोड़ा अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखना पड़ेगा, तब जाके, और उसके लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आपको कुछ भी पाना है तो एक हार्डवर्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्डवर्क और स्मार्ट वर्क दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वही एक चीज़ है आपको सक्सेस होने के लिए, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और हार्डवर्क, ये 3 चीज़ों को लेकर अगर आप सीरियस है तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत इजीली मिल जाएगी। सौरभ, क्या आइडियल एज है जब, जैसे अगर किसी का ड्रीम है क्रिकेट खिलाने का, बच्चे आजकल मोस्टली क्रिकेट की ओर ज़्यादा रुझान है लोगों का, हॉकी हमारा नेशनल गेम है, लेकिन क्रिकेट जो है अलग फ़ैन बेस है, अलग फ़ैन फॉलोइंग के साथ है, तो क्या आइडियल एज है और कैसे शुरुआत करनी चाहिए बच्चों के साथ भी कि उनको एक ट्रैक मिल जाए? जैसे भी होता है, मतलब मैं ऐसा बोलूँगा कि आइडियल एज 10 साल है, जिसको एक एकेडमी ज्वाइन करा दो, उसका बेसिक और फिटनेस रूटीन वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो 10 साल से जो बच्चा, या 9 साल 8 साल जो भी हो सकता है, जो भी आइडियल एज अपने पेरेंट्स को लगता है कि हाँ यहाँ से हम इसको यहाँ पे, मतलब कोई क्रिकेट एकेडमी या फिर कोई भी स्पोर्ट्स जो वो इंटरेस्टेड है वहाँ पे डाल दे, तो अगर वो वहाँ से रूटीन में आता है, वहाँ से उसका बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती है। फिटनेस हो गया, बेसिक हो गया हर गेम का लेकर, तो वो जितना
स्ट्रांग रहेगा तो आगे चल के उसको इतनी डिफ़िकल्टी नहीं होगी। ये बताइए कि विदर्भ के मैचेस कैसे चल रहे हैं? काफ़ी अच्छे चल रहे हैं, मज़ा आ रहा है, मज़ेदार मैचेस हो रहे हैं। तो आप यूसीएन के माध्यम से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क पर आप देख सकते हैं। सौरभ, अभी आप केकेआर से खेल के आए हैं, एक बहुत नामी टीम है, आपने मैचेस खेले हैं, बड़े बड़े प्लेयर्स के साथ खेले हैं, तो आने वाले समय में खुद को कहाँ देख रहे हैं? मैम मैं प्रोसेस पर ध्यान देता हूँ। जितना मैं खुद को डेवलप करूँ, जितना बेटरमेंट में मैं बिलीव करता हूँ, मैं खुद को जितना बेटर कर सकता हूँ, तो मैं आने वाले मैचेस में भी मैं केकेआर से खेलना चाहूँगा। उसके आगे जितना हो सकता है मैं उनके लिए अच्छा करूँगा, क्योंकि उन्होंने मुझे चांस दिया है और वो एक चांस पर उनके भरोसे पर खरा उतरना मैं चाहता हूँ। तो काफ़ी मतलब मैं खुद की ही डेवलपमेंट में और जितना मैं वर्क कर रहा हूँ उससे और 2 गुना 3 गुना ज़्यादा वर्क करके मैं अपने ही खुद को बेटरमेंट करके जो भी जहाँ पे भी जो रास्ता ले जाएगा। तो रास्ता, मंजिल कहाँ है? मंजिल तो इंडियन टीम है तो वही एक वो गोल नीली है, जर्सी गोल है आपका। गोल है तो उसके लिए मेहनत जितनी करना है उतनी और करेंगे, जितनी लगती है उससे 2 गुना ज़्यादा करेंगे। तो ये थी सौरभ दुबे से हमारी बातचीत, आईपीएल के ड्रेसिंग रूम से लेकर आईपीएल के ग्राउंड तक और यूसीएन के स्टूडियो में। हमारे दर्शकों को हम इसी तरह के रोमांचक पॉडकास्ट दिखाते रहेंगे। इसके लिए हमारे साथ हमेशा बने रहिए, देखते रहिए यूसीएन पॉडकास्ट।